नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विकास की मुख्य धारा से जुड़कर बिजनौर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बिजनौर जनपद में नजीमाबाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है, मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं। और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतर गए हैं, तो वहीं चुनाव से पहले जाति की राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी महाब्राह्मण पंचायत का आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव से खास बातचीत में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक सुरेंद्र मैथानी ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में पीडीए के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते 24 दिसंबर को लखनऊ स्थित उनके प्रदेश कार्यालय में महाब्राह्मण महापंचायत होने वाली है। इस महाब्राह्मण महापंचायत का कितना असर ब्राह्मण वोटरों पर पड़ेगा, इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सपा की इस महाब्राह्मण महापंचायत का लोकसभा चुनाव में कितना असर होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, इसीलिए उसको नकार भी दिया है। इन्होंने जब भी अपने शासन किया, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी का शासन रहा हो, चाहे अखिलेश जी का शासन रहा हो, इन्होंने कभी भी ब्राह्मण समाज को तवज्जो नहीं दी है। और ब्राह्मण समाज चूँकि प्रबुद्ध वर्ग है, वो इस बात को समझता है अच्छी तरह कि इनके चुनावी केवल ये स्टंट है, एक चुनावी एजेंडा है। तो चुनावी एजेंडे के लिए ब्रह्म समाज कभी भी इनके साथ जाने वाला नहीं, क्योंकि ब्रह्म समाज भी नहीं भूला है कि किस प्रकार से राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और कहा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारी सनातन पे आप चोट करोगे, हमारी आस्था पर चोट करोगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का 8 वर्ष तक 3 बार अध्यक्ष था। आप हमको भागवत कथा का परमिशन नहीं देते थे, आप हमको जागरण का परमिशन नहीं देते थे, हम होली दिवाली नहीं मना सकते थे, हम जन्माष्टमी नहीं मना सकते थे। आज आप किस मुंह से ब्रह्म समाज से ये आग्रह कर रहे हो? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जिन्होंने ब्रह्म समाज को हमेशा नकारा हो और ब्रह्म समाज के प्रति हमेशा हीन भावना रखी हो, सनातन के प्रति हीन भावना रखी हो, वो आज ब्रह्म समाज को केवल वोट की खातिर भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ब्रह्म समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है। ब्रह्म समाज कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। सर्व समाज के हितों की रक्षा करना और सर्व समाज के कल्याण की बात करना ही ब्रह्म समाज का अपना धर्म है। तो हमारे सनातन पर आप चोट करो और हमें भ्रमित करने का प्रयास करो। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में केवल चुनावी दृष्टि से नहीं, आगे भी ब्रह्म समाज कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पर टिप्पणी करते हैं, आपने सनातन पर चोट की बात कही, तो क्या लगता है कि इस महाब्राह्मण महापंचायत से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को बुलाकर लोग अखिलेश यादव को कबूल कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी इनको निर्देश करते हैं, तब वो कहते होंगे, क्योंकि बिना निर्देश के एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मेरा महामंत्री जब तक मैं नहीं कहता था तब तक वो कुछ नहीं कह सकता है। तो अखिलेश जी एक तरफ ब्राह्मणों की भावनाओं पर, आस्था पर, सनातन पर अपने महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को मोहरा बना करके और उनसे इस प्रकार के शब्दों को कहलाते हैं, जिससे तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष का वोट उनके साथ से न खसके। क्योंकि इनकी लड़ाई अगर आप देखें तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का जो वोट बैंक जिसको ये मानते हैं वो वर्ग विशेष के ही केवल हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ये भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और ये उन्हीं के वोट के लिए इस प्रकार के अनैतिक और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, बल्कि पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्यों को दिलाते हैं, जिसके आधार पर ये एक तरफ तो उस वोट को अपना समेटते हैं कि कांग्रेस के पास ना चला जाए, कांग्रेस सोचती है सपा के पास ना चला जाए, और दूसरी तरफ अपने कुछ लोगों को भेज करके और ब्रह्म समाज के इस प्रकार के सम्मेलन को करके एक असफल प्रयास और भ्रम फैलाने का काम ये करते हैं। इनको पता नहीं है कि ब्रह्म समाज बहुत प्रबुद्ध वर्ग होता है। और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ब्रह्म समाज वो समाज होता है जो प्रत्येक धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषी के व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करता है। हम जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हरेक के पूरे क्रियाक्रमों को, संस्कारों को पूर्ण कराते हैं। उस पूर्ण कराने में हमने कभी नहीं देखा, यानी ब्रह्म समाज ने कभी नहीं देखा कि ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये कौन है। ना हमने क्षेत्र देखा, ना हमने जाति देखी, ना इतिहास गवाह है। मतलब जब से धरती बनी तब से ये गवाह है कि कभी भी ब्रह्म समाज ने जाति और ये देख करके, कहीं किसी का धर्म देख करके भेदभाव नहीं किया है। उसने तो सबके कल्याण की बात की और सबके संस्कारों को अपने जीवन में पूर्ण कराया है। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चलती है, क्या लगता है अखिलेश यादव इसी से डर गए और अब पीडीए में ए को अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा बोल रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, वो अखिलेश जी का, चूंकि इन लोगों में आपस में ही ये लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि चुनाव ये कौन साथ में मिलकर लड़ेंगे। जब आप मध्य प्रदेश में लड़ते हैं तो अखिलेश जी कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये गठबंधन की बात करते हैं। तो इन लोगों में अपने अस्तित्व की लड़ाई, चूंकि ये जान रहे हैं कि पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा विश्व मोदी जी को नेता मान रहा है और लोगों का विश्वास मोदी जी पर बहुत अधिक बढ़ा। और मुझे लगता है आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हमारी इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आएंगी। और अखिलेश जी जो मोदी जी से इतना घबरा गए हैं, योगी जी से घबरा गए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने कभी सरकार को समझने नहीं दिया। आप 2017 के पहले की अगर बात करें तो जनता ने एक नारा दिया था, अगर हम लोग नारा देते तो ये कहते हैं भाजपाई हैं इसलिए ये नारा दे रहे हैं। जनता ने ये नारा देकर इनको नकारा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, और तब इनको नकारा था। तो इनकी जो पॉलिसी है वो मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, महिलाओं से छेड़छाड़, लोगों को प्रताड़ित करना। केवल आप राशन कार्ड देखिए, 1,28,000 गरीबों के राशन को जब ये चेक हुआ तो 1,28,000 कार्ड फर्जी पाए गए। जो समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम वो कार्यकर्ता ही थे जो राशन के कार्ड को बनवाकर गरीबों के राशन को या खाते थे या बेचते थे, जो भी करते थे, लेकिन उन कार्डों को फिर निरस्त किया गया। मतलब आप गरीबों को अन्न नहीं खाने दोगे, किसी को मकान नहीं दोगे, किसी को 5 लाख का बीमा नहीं दोगे, कानून व्यवस्था आप संभालोगे नहीं, तो आप किस लिए आप सत्ता में आने के लिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको पता है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ और ऐतिहासिक पहली बार इतने बड़ी संख्या बल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, देश में पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए इनकी ये बौखलाहट इस प्रकार की है। हमारे यहाँ केवल एक सोशल इंजीनियरिंग है कि हम अपनी सरकार को गरीबों और ज़रूरतमंदों को समर्पित करते हैं। और हमने इस आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी जी ने देश में बैठ करके, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बैठ के, यानी हमारी सरकारों ने, चाहे अटल जी रहे हों चाहे हमारी और सरकार के मुख्यमंत्री रहे हों, हमने जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि एक सरकार यदि दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के सेवा भाव के साथ जनता को समर्पित करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यानी सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है सेवा का, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। विनायक जी, एक आखिरी सवाल करेंगे कि महाब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसमें मुख्य अतिथि हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 82% जो ब्राह्मण वोटर था वो भाजपा के साथ गया था और 6% वोटर सपा बसपा गठबंधन के साथ गया था। इस बार सपा अकेले यूपी में चुनाव लड़ सकती है, तो क्या लगता है कि इस जो महापंचायत हो रही है इसका कितना असर अब पड़ेगा ब्राह्मण वोटरों पर, कितना प्रतिशत बढ़ सकता है या घट सकता है?
देखिए, जहाँ तक उन्हीं के कुछ शीर्ष लोगों ने, जो हम लोगों के भी कहीं न कहीं समाज में हैं, तो मित्रगण भी हैं, उन लोगों ने ही जैसी हमको जानकारी दी, उस आधार पे जो उनका मात्र कैडर है, वही वोट उनको भले ही मिल जाए। बाकी ब्रह्म समाज का आप ये इनका सम्मेलन भी देख लेना, सुपर फ्लॉप मिलेगा और आप वहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछिएगा, तो ब्रह्म समाज की 10% की भी उपस्थिति आपको नहीं मिलेगी और वो ब्रह्म समाज जो भी वहाँ पर बैठा होगा, वो उनका केवल कैडर होगा। और आप अगर अधिकृत वो दिल से कहना चाहें और आप अगर पूछ सकें, तो आप पूछिएगा कि भले ही वो वहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन वोट मोदी जी को कर रहे होंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सपा की महाब्राह्मण महापंचायत का असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होने वाला है। ब्राह्मण वोटर, ब्रह्म समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि यह महाब्राह्मण महापंचायत सुपर फ्लॉप होने वाली है। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तो वहीं कानपुर देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राकेश सचान ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी कार्ड खेल ले, लेकिन यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहेगा। देश की जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है कानपुर देहात के कुड़वा गांव। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, यात्रा का उद्देश्य क्या, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य है, आज 9.5 वर्ष देश की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। 6.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही। डबल इंजन की सरकार है। तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार ने गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और गांव में रहने वाले उन तमाम दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए योजनाएं बनाई हैं कि उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उन योजनाओं तक जिनको लाभ मिल गया है तो ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको भी उन योजनाओं से जोड़ना है, उन लाभ से जोड़ना है। अच्छा मंत्री जी, सपा कल जो है ब्राह्मण महापंचायत करने जा रही है, ब्राह्मण कार्ड खेलना चाह रहे 2024 लोकसभा चुनाव में, तो कितना जो है इसको मानते हैं, कितना फायदा होने वाला उनको? देखिए, वो कहीं कोई कार्ड खेलें, अब उनका कहीं कोई काम बचा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ग्रास लेवल पर, गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर और अपने कार्य के बल पर मोदी योगी जी की मेहनत और उनकी योजनाएं और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी ताकतवर पार्टी हमारी गांव स्तर पर हो गई है कि आने वाले चुनाव में 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और दिल्ली में सरकार मोदी जी की फिर बनेगी। और ये कोई कार्ड खेलें, कहीं कोई बात करे, कहीं कुछ होने वाला नहीं। चाहे जात की बात करे, चाहे जमात की बात करे, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, 2024 में लगभग सभी पार्टियां एक हैं इंडिया गठबंधन के रूप में, तो कितना उनको बेहतर हो सकता है जनता के बीच में जाने के लिए और कितना भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, हम अपने लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और हम गांव स्तर तक काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा 3 प्रदेशों के चुनाव, इनके गठबंधन को भी देख लिया, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। अभी ये कितना आगे जाएंगे, क्या करेंगे, ये खुद ही आपको पता लग जाएगा। कहीं कोई गठबंधन नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ कमल चलेगा और मोदी जी का नाम चलेगा। अच्छा, विपक्षी जो सांसद बर्खास्त किए गए, इसको लेकर के जो है विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कितना इसको क्या कहेंगे? देखिए, संसदीय प्रणाली में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में जनता चुन करके भेजती है कि जनता के हितों के लिए जो वहाँ चर्चा हो रही है उस पर हिस्सेदारी करिए, अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए, जो कानून बनता है उसमें अपनी राय दीजिए। और वहाँ पर मर्यादा खो करके शोरगुल करना, सदन को न चलने देना, सदन को बाधित करना, लोगों का मजाक उड़ाना, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका मजाक उड़ाना और उनका वीडियो बनाते, सब मर्यादा के खिलाफ है। इसीलिए अध्यक्ष ने निलंबित किया। निलंबन हो गया उनका, सदन खत्म हो गया, निलंबन खत्म हो गया, आगे सदन चलेगा, फिर सब रहेंगे परमानेंट। निलंबन तो केवल हाउस तक होता है ना, हाउस अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। अब उनको चाहिए कि आगे आने वाले समय पर मर्यादित ढंग से
काम करेंगे, मर्यादित ढंग से सदन में रहेंगे तो ऐसी नौबतें नहीं आएगी। अच्छा, ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता साक्षी मलिक है, उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया है, विपक्ष जिसको भी मुद्दा बना रहा, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, वो लाख मुद्दा बनावे, अब उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम अनर्गल आरोप लगाए गए, वो जांच का विषय है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने गांव के लिए और लोगों के लिए और ग्रामीण कुश्ती से लोग जो जुड़े थे उनको आगे लाने के कारण ही उनको कुछ मठाधीश लोग, जिनका एक कब्जा था, उन लोगों ने सब षड्यंत्र किया है। अभी चुनाव हुआ, चुनाव में भी अगर उनका सहयोगी जीत गया तो शपथ लेने के बाद कि हम संन्यास ले लेंगे, तो संन्यास लेने के बाद तमाम स्वर्ण पदक विजेता की प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश तो देश में है, वो आगे आएंगी, निखरेंगी। यहाँ कोई व्यक्ति की कमी नहीं है कि कोई व्यक्ति चला जाएगा तो कोई उसकी पूर्ति नहीं है। उसके पहले, उसके बाद में 10-10, 20-20 सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। अच्छा मंत्री जी, आखिरी सवाल है, जिले को लेकर के मौसम सर्द है, लगातार शीतलहर की चेतावनी आ गई है। कानपुर देहात जिलाधिकारी ने कम्बल की खरीदारी नहीं की है, इसको लेकर शासन ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। आप क्या कहेंगे इस लापरवाही पर? ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कम्बल का निर्देश राजस्व विभाग ने बहुत पहले मुख्यमंत्री जी ने दे दिया था कि सर्दी कभी भी बढ़ सकती है, 24 घंटे में बढ़ सकती है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए राहत देना ये सरकार का काम है। तो हर जगह ये राहत सामग्री उपलब्ध रहना चाहिए। उसी समीक्षा में इन्होंने देरी कर दी तो इनको थोड़ी डांट पड़ी, अब ये खरीद लेंगे और क्या, बस यही है। इसमें लापरवाही आगे किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। तो आपके हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विपक्ष कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन सरकार मोदी की बननी है, और कानपुर देहात के जिलाधिकारी की लापरवाही को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो उन्होंने लापरवाही की है उस पर कहीं न कहीं सख्ती की गई और जरूर सुधार होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर देश भर में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस बीच कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्मम हत्या कराई थी और इसके लिए उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है, इसीलिए उन्हें समारोह में नहीं बुलाना चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या के महत्व को दर्शाता है। अयोध्या का महत्व यह भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से आज देश के वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो कभी मंदिर न बनने पावे, इसको लेकर तमाम सारे अड़ंगे लगवाते थे, मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक में अपने वकील खड़े करवाते थे, या लोग किस प्रकार से परिहास बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से चिढ़ाते थे, जो मंदिर का सार्वजनिक स्तर पर विरोध भी किया करते थे। यह भी कहते थे कुछ लोग कि वह मंदिर की आवश्यकता क्या है, वहां तो अस्पताल बना देना चाहिए, मंदिर से क्या किसी को रोटी मिलती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने तो हद ही कर दी, जब वहां के ऊपर निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी। एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ हमने गोली चलवाई थी। और तो और समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगवाकर हमारी आस्था को बार बार अपमानित भी करने का काम करती थी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज में आगामी माघ मेले में लगने वाले किसानों के कैंप से पहले किसान नेता राकेश टिकैत प्रयागराज पहुंचे, जहां टिकैत ने किसान कार्यशाला का आयोजन कर आगामी रणनीति को लेकर बैठक की। वहीं इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता SM आमिर से खास बातचीत में कहा कि MSP को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जो भी पार्टी किसानों के हित के लिए काम करेगी, देश का किसान उसके साथ होगा। हर साल संगम की धरती पर लगने वाले माघ मेले में जहां किसानों का कैंप लगता है, और इस बार किसान नेता राकेश टिकैत पहले से प्रयागराज पहुंचे हैं और आज वे यहां पर बैठक की किसानों के साथ। किन मुद्दों पर आज आपकी बैठक थी, क्या पूरा? देखो, प्रयागराज में मेला कैसे लगेगा उसकी यहाँ पर समीक्षा करेंगे। आने वाले टाइम पे क्या क्या समस्या किसानों की आ रही है, आने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू पूरे देश भर में है, उससे कैसे निजात मिले,
अधिकारियों से कैसे बातचीत हो, लिखित में हम किस किस को कोई चीज़ें दें और संगठन को कैसे मजबूत करा जाए, इन सब सब्जेक्ट में यहाँ पे ये कार्यशाला रखी है। भूमि अधिग्रहण के साथ साथ एमएसपी का बहुत हावी मुद्दा रहा, बहुत लंबा आंदोलन भी चला, फिर ये आंदोलन अब इस पर आगे क्या रणनीति? देखो, एमएसपी गारंटी कानून देश में बढ़ना चाहिए, वो बनेगा तो देश के किसानों को लाभ होगा और उसमें और फसलें भी एमएसपी पे जुड़े। हमारे जो वेजिटेबल्स हैं इनके क्या भाव होने चाहिए, क्योंकि इसका किसान भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब उसको भाव नहीं मिलता। बड़ा मुद्दा है, इस बार आमने सामने इंडिया और भारत है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। अब आप ये बताइए किसान इस बार किसके फेवर में है? 2024 में किसान किसको तय करेगा अपना, किसको सपोर्ट? किसान की तो हर जगह उसके तो आंदोलन चल रहे हैं। अगर स्टेट की हम बात करें तो बहुत स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ पे अपने किसान के अलग इशू है, केंद्रीय सरकार से अपने अलग इशू हैं, तो किसान तो आंदोलन में जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले उनके साथ में झगड़ा था, अब इनके साथ में रहेगा। अगर केंद्र में सरकार किसी एक की होती है और किसानों की सुनता तो किसान किसकी तरफ जाए? अभी ऐसे कोई नहीं डिसाइड कर सकता, बहुत बड़ा देश है, कोई किसी के साथ ऐसे डिसाइड कर ही नहीं सकता किसानों। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने बताया कि संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले में ये किसानों के मुद्दों पे उठाएंगे और एमएसपी और 2024 में भी अहम भूमिका होगी किसानों की। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बहराइच में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, देवी पाटन मंडल के सभी जनपदों के अधिकारी शामिल, मंडल आयुक्त ने दिए जिले में विकास करने के निर्देश। बाराबंकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, यात्रा में पहुंचे हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा, भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक को लगी गोली। सहारनपुर में छात्रों और अभिभावकों का इंद्रप्रस्थ कॉलेज पर हंगामा, संस्थान पर धोखा देने का लगाया आरोप, मान्यता रद्द करने की उठाई मांग। लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में आरोपी ने खाया जहर, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने लापरवाही के चलते नहीं ली थी आरोपी की तलाशी। आगरा में महिला अस्पताल में 2 महीनों से लिफ्ट खराब, सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को हो रही भारी परेशानी, अधीक्षिका नीलम रानी का बयान, परेशानी से मरीजों को जल्द मिलेगी निजात। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के रास्ते जा रही गांजे की बड़ी खेप को एएनटीएफ की टीम ने पकड़ा, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से करोड़ों का गांजा किया बरामद। अलीगढ़ में चोरों की बियर की दुकान से 3 लाख की बियर पर किया हाथ साफ, चोरी कर दुकान में आग लगाकर फरार हुए आरोपी, लाखों के जानमाल का। इटावा में किसान की झोपड़ी में लगी आग, हजारों की खाद लेकर हुई राख, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, 6 अफसरों का किया गया ट्रांसफर, अलग अलग स्थानों पर की गई नियुक्ति। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।